हेलो बच्चों, हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड डिस्कस कर दिया है। डी ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल फील्ड मतलब 6 लिगेंड्स एक्सिस पे होते हैं। तो वो ऑर्बिटल्स जो एक्सियल होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और वो जो सेट डी ऑर्बिटल के दो सेट हैं उनमें आपस में एनर्जी का गैप हो जाता है, क्योंकि जो ऑर्बिटल एक्सिस पे है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, एक्सियल ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है। जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का होता है, हर लिगेंड्स एक्सिस पर होता है, हर लिगेंड्स एक्सिस से इंटर करता है, हर लिगेंड्स एक्सिस से। उस दिन मैंने बताया, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि जैसे इस कमरे को आप एक्सिस मान ले तो ये दोनों हो जाएंगे एक्स एक्सिस, ये दोनों हो जाएंगी वाई एक्सिस और ये दोनों हो जाएंगी जेड एक्सिस। तो एक्सिस से हर ऑर्बिटल एक्सिस से इंटर करता है। डी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हर लिगेंड्स एक्सिस से इंटर करता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से इंटर करता है। तो जो डी ऑर्बिटल एक्सियल होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और जो नॉन एक्सियल होते हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है। तो जो एनर्जी गैप आता है उसी एनर्जी को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं, CFSE, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो कहते हैं। और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज बारी है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, आपको पता है, बहुत ही आप लोग पढ़ते हुए आए हैं इसको। टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। अब देखिए, आप लोग अपने आप समझ जाओगे। इस तरह से टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए, इनके बीच का एंगल 109 डिग्री होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। कोई भी एक्सिस पे और कोई भी लिगेंड एक्सिस पे नहीं है। लिगेंड पे एक्सिस पे होने के लिए क्या चाहिए? हर एक्सिस के बीच 90 डिग्री का एंगल है। जो प्लेन है एक्स प्लेन, जेड प्लेन, वाई, एक्स वाई जेड, इनके बीच एंगल 90 का है। लेकिन टेट्राहेड्रल जो एंगल है वो कितने का है? 109 डिग्री 28 मिनट का है। यानी कि ये एक्सिस पे नहीं है। कोई भी लिगेंड्स टेट्राहेड्रल में एक्सिस पे नहीं होते हैं। टेट्राहेड्रल में कोई भी लिगेंड जो है वो एक्सिस पे नहीं है। तो जब एक्सिस नहीं है तो कहां पे है? बिटवीन एक्सिस है। तो टेट्राहेड्रल के केस में, ऑक्टाहेड्रल के केस में हर लिगेंड एक्सिस पे इंटर करता था। उसकी ज्योमेट्री इस तरह से होती थी कि हर लिगेंड एक्सिस से इंटर करता था। लेकिन टेट्राहेड्रल केस में देखिए, कोई भी लिगेंड्स एक्सिस पे नहीं है। इनका जो एंगल है वो एक्सियल एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। लेकिन इनका एंगल कितना है? 109 डिग्री। तो लिगेंड्स कहां पे होंगे? बिटवीन एक्सिस होंगे। समझने की कोशिश कीजिए। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स थे। ऑक्टाहेड्रल को समझ जाइए तो इसको समझ जाइएगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हर लिगेंड कहां से इंटर कर रहा था? एक्सिस से इंटर कर रहा था। ये एक्सिस है एक्स, अगर इसको एक्स मानिए, ये वाई मानिए, तो ये क्या होगा? जेड होगा। तो एक्स और वाई तो आपने ये बना लिया। जेड कहां है? ऊपर से है। हर लिगेंड कहां से इंटर कर रहा है? एक्सिस से इंटर कर रहा है। एक्सिस के जो एंगल क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। इसलिए इसमें एक्सियल ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ रही थी, नॉन एक्सियल की एनर्जी कम हो रही थी। लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट है, 109 डिग्री 28 मिनट। और एक्सिस का बीच का एंगल कितना होता है? 90 होता है। तो कोई भी लिगेंड्स एक्सिस पे नहीं मिलेंगे आपको। कोई भी लिगेंड्स एक्सिस से इंटर नहीं कर सकते। कहां से इंटर करेंगे? इन बिटवीन एक्सिस इंटर करेंगे। और जब इन बिटवीन एक्सिस इंटर करेंगे तो क्या होगा? आप लोग खुद बताइए क्या होगा? कि जो नॉन एक्सियल होंगे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि
हर लिगेंड कहां से एंटर कर रहा है? बिटवीन एक्सिस। कोई भी लिगेंड एक्सिस पे नहीं है। ऑक्टाहेड्रल केस में हर लिगेंड एक्सिस से एंटर कर रहा था, इसलिए एक्सियल ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई थी। इसमें हर लिगेंड्स नॉन एक्सियल है, सॉरी हर लिगेंड्स एक्सिस पे नहीं है, बिटवीन एक्सिस है। तो जो डी ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल केस में जो डी ऑर्बिटल नॉन एक्सियल होंगे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और एक्सियल ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3, dxy, dyz, dzx। और एक्सियल ऑर्बिटल कितने होते हैं? 2, ds² - y² dz²। तो अब टेट्राहेड्रल केस में क्या होगा? बिल्कुल जस्ट रिवर्स हो गए ऑक्टाहेड्रल केस से। ऑक्टाहेड्रल केस से जस्ट रिवर्स होगा। क्या होगा? एनर्जी इंक्रीज। ये डीजनरेट डी ऑर्बिटल है, डीजनरेट डी ऑर्बिटल। डीजनरेट कौन होते हैं? जिनकी सारे ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। जब लिगेंड कांटेक्ट में आएगा एनर्जी इंक्रीज करेगी, एनर्जी इंक्रीज करेगी तो इनकी भी एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। एनर्जी इंक्रीज कर गई। अब जब लिगेंड्स कांटेक्ट में आएंगे तो रिपल्शन होगा। जो लिगेंड की साइड में होंगे ऑर्बिटल, वो उनकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। टेट्राहेड्रल केस में लिगेंड की तरफ कौन से ऑर्बिटल होंगे? नॉन एक्सियल होंगे। तो नॉन एक्सियल की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। नॉन एक्सियल की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। नॉन एक्सियल कितने होते हैं? 3 होते हैं। नॉन एक्सियल कितने होते हैं? 3। और एक्सियल ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी। एक्सियल ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी। ये कौन से होते हैं? dxy, dyz, dzx। ये एक्सियल है। इनका निक नेम है T2g और इनका निक नेम है Eg। उसी ऑक्टाहेड्रल केस में ये ऊपर चले जाते हैं, टेट्राहेड्रल केस में नीचे आते हैं। ये है एवरेज एनर्जी, बता चुका हूं आपको। एवरेज एनर्जी को क्या कहते हैं? बैरी सेंटर। बैरी सेंटर एवरेज एनर्जी क्या कहते हैं? बैरी सेंटर। और जो ये गैप आता है एनर्जी में, इसी को क्या कहते हैं? जो गैप आता है इसी क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको दिखाते हैं डेल्टा से। लेकिन ऑक्टाहेड्रल केस में डेल्टा ओ लिखा था, टेट्राहेड्रल केस में लिखेंगे डेल्टा टी। डेल्टा टी, डेल्टा टी, या दूसरा नाम दूसरे से रिप्रेजेंट करते हैं 10 DQ। DQ, DQ का फुल फॉर्म जो है वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, कुछ बुकों में नहीं दिया हुआ, लेकिन समझ ले इसका फुल फॉर्म जो होता है डेसी क्वांटा। डेसी क्वांटा एक यूनिट है, ये डेसी क्वांटा, ये एनर्जी है, इसी क्वांटा के फॉर्म में डिफाइन की गई है। तो डेसी क्वांटा इसे कहते हैं, डेसी क्वांटा। ठीक है, ये हो गया, ये क्रिस्टल स्टेबिलिटी की एनर्जी है। अब हमने आपको निकालने का फॉर्मूला बताया था कि जो ये एवरेज एनर्जी से ऊपर जो है वो पॉजिटिव ले जाएंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे आप? प्लस लगाएंगे, सबसे पहले प्लस लगाएंगे, इनकी एनर्जी क्या होगी? प्लस लगाएंगे। उसके बाद टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 5 है। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 5। इन 3 की एनर्जी कितनों से ज्यादा है? 2 से ज्यादा है ना, तो ये हो जाएगा +2/5। +2/5। नीचे क्या है? नीचे आप माइनस लगाएंगे। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 5। इनकी एनर्जी 3 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा? -3/5। इनकी एनर्जी 2 से ज्यादा है तो +2/5, इनकी एनर्जी 3 से कम है तो -3/5। और इसको वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये वैल्यू कितनी आएगी? 2/5। इसको कहेंगे आप +0.4 डेल्टा टी, 0.4 डेल्टा टी या 4DQ। 4DQ, ठीक है। और इसकी कितनी आ जाएगी? इसकी आएगी -0.6 डेल्टा टी या -6DQ। ये एनर्जी आएगी। ये है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। समझ में आ गया? ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है? हर लिगेंड एक्सिस पे होता है, तो जो ऑर्बिटल एक्सिस पे होंगे उनकी एनर्जी बढ़ेगी। टेट्राहेड्रल केस में कोई ऑर्बिटल एक्सिस पे नहीं होता, बिटवीन एक्सिस होते हैं, तो जो बिटवीन एक्सिस होंगे उनकी एनर्जी बढ़ेगी। तो बिटवीन एक्सिस कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ गई। जो एक्सियल ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी कम हो गई। ऑक्टाहेड्रल के बिल्कुल रिवर्स होता है टेट्राहेड्रल। तो ये था स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल फील्ड। स्क्रीनशॉट ले ले, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये।
स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट हेडिंग है तब हो गया, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फैक्टर्स इंपॉर्टेंट चीज है ये, फैक्टर्स अफेक्टिंग द CFSE ये हेडिंग दीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द CFSE। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट डालिए, नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड्स। देखिए, जब हमने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताई थी तो आपको बताया था कि कुछ पॉइंट्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझाने के लिए कुछ पॉइंट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ले लिए गए थे। वही थ्योरी का पहला पॉइंट यह है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड जो क्लासिफाइड किया था वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्लासिफाइड किया था, लेकिन उसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझाने के लिए उसका यूज किया गया। तो पहला है नेचर ऑफ लिगेंड्स। इसमें पॉइंट लिखिए, द लिगेंड्स विच कॉजेस which causes a small degree of crystal field splitting energy, which causes a small degree of crystal field splitting energy are known as weak field ligands। जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में कम वेरिएशन करते हैं, कम चेंज करते हैं, उन्हें कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्मॉल चेंज करते हैं उन्हें कहते हैं वीक लिगेंड्स। एंड द लिगेंड्स which causes large crystal field splitting energy are known as strong field ligands। जो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, जिसकी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी मतलब कि मानिए अगर ये दो लिगेंड्स हैं, सॉरी दो डी ऑर्बिटल हैं, अगर ये क्रिस्टल, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। अगर मान लीजिए दो ग्राफ दिए गए हैं आपको इस तरह से डायग्राम दिए गए हैं और पहचानिए कि कौन वीक लिगेंड है, कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। आप खुद देख रहे हो कि इस केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, इस केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है और इस केस में क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ज्यादा है। देखिए, गैप ज्यादा है तो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ज्यादा है, इसमें गैप कम है, दो ऑर्बिटल स्प्लिटिंग क्या हुई है, स्प्लिटिंग का डिस्टेंस कम है तो इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, इसमें स्प्लिटिंग का गैप ज्यादा है तो इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा है। तो ये केस होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का और ये होगा केस वीक फील्ड लिगेंड का। बात समझ रहे हैं? जो लार्ज स्प्लिटिंग करेंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जो स्मॉल स्प्लिटिंग करेंगे, थोड़ा स्प्लिटिंग करेंगे, वो वीक फील्ड लिगेंड। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हम लार्ज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड को कैटेगराइज कर सकते हैं। इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। उसी चीज को यहां पे उतार लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर सेकेंड, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। नंबर सेकेंड पॉइंट है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स।
ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा कि टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड इज ऑलवेज लेस देन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। याद रखिएगा टेट्राहेड्रल फील्ड की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हमेशा ऑक्टाहेड्रल से कम होती है। कितनी कम होती है? कितनी कम होती है वो एक फॉर्मूला है। हमेशा याद रखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हमेशा ऑक्टाहेड्रल से कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इसमें बिकॉज नंबर ऑफ लिगेंड्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज लो। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 4 लिगेंड्स होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड्स होते हैं। तो इसलिए टेट्राहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग एनर्जी हमेशा ऑक्टाहेड्रल फील्ड से कम होती है। कितनी कम होती है वो एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला है स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल फील्ड इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स टू द ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हो सकता है एक की वैल्यू देके दूसरी की वैल्यू पूछ ले आपसे, एक की वैल्यू देके दूसरी वैल्यू पूछ ले। इसको डिवाइड कर दिए तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू लगा के डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.45 डेल्टा ओ। ये फॉर्मूला है। हो सकता है एक की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दे और दूसरे की पूछ ले, ठीक है। अगर यहां ना पूछे, आपको बोर्ड से नहीं पूछी गई, हो सकता है कंडीशन में पूछ ले। इसलिए आपको ये आना जरूरी है कि ऑलवेज डेल्टा टी इज 4/9 टाइम्स टू द ऑक्टाहेड्रल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट नंबर थर्ड पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। याद रखिए हमेशा इस केस में जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज ज्यादा होगा वो लार्ज उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। लिख लिए पॉइंट। हायर इज द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम चार्ज का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर विल बी द वैल्यू ऑफ CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। देखिए कुछ कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे ये है, एक कॉम्प्लेक्स ये है Fe H2O, या ये लिख लो Fe CN होल 6 3+, और दूसरा कॉम्प्लेक्स है Fe, ये उतार लिया ना ऊपर वाला, इसको भी डाल देते हैं, और दूसरा है Fe CN होल 6 2+। एक ये कॉम्प्लेक्स है। दूसरा कॉम्प्लेक्स है CO H2O होल 6 3+, और CO H2O होल 6 2+। अब बताइए किसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है? इससे कंपेयर कीजिए, इससे कंपेयर कीजिए। तो इसके लिए क्या निकालेंगे? हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, चार्ज। अब ऐसे देखिए चार्ज इस पे कितना दिख रहा है, चार्ज +3 है, और यहां पे चार्ज कितना है +2, तो इसकी ज्यादा होगी इससे। यहां पे चार्ज कितना है +3, यहां पे +2, तो क्या होगा? इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कंपेयर करेंगे या चार्ज कंपेयर करेंगे। अगर आपको चार्ज दिख जाए तो डायरेक्ट मार दीजिए आप कि जिस पे चार्ज ज्यादा उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा। अगर ये न्यूट्रल कंपाउंड होता तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखते कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा वो उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। 4th पॉइंट है नेचर ऑफ मेटल आयन। ये इंपॉर्टेंट है।
इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है बोर्ड भी पूछ ले इसको। नेचर ऑफ मेटल है, नेचर ऑफ मेटल। अगर हम आपको 3 कंपाउंड दे, एक कंपाउंड ये है कोबाल्ट NH3 3+, रोडियम NH3 2+, +2, और थर्ड दे इरिडियम NH3 2+। अब बताइए किसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी? इन तीनों कंपाउंड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। एक सीरीज याद रखिए, सबसे अगर सेम सीरीज नहीं है, आपके पास सीरीज कितनी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की? 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। हमेशा 5D सीरीज की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद 4D की, और उसके बाद 3D की। ये याद रखिए, ये सीक्वेंस याद रखिए। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा 5D की, उसके बाद 4D की, उसके बाद 3D की। तो देखिए ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, और ये 5D सीरीज है। सबसे ज्यादा इसकी होगी, सबसे कम इसकी होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसके शॉर्ट लें, हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। जितने ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी। याद रखिएगा, जितने ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी कम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। जैसे हम आपको 2 कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं, एक है कोबाल्ट H2O+2 और एक है एक है निकल H2O+2। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखिए कोबाल्ट+2 और निकल+2 किस में ज्यादा होगी? बताइए किस में ज्यादा होगी? बताइए किस में ज्यादा होगी? अब इसमें चार्ज भी सेम है, पहला रूल फेल हो गया। चार्ज भी सेम है, पहला रूल फेल हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट भी दोनों की सेम है, दूसरा रूल फेल हो गया। ठीक है, चार्ज और वो तो एक ही रूल था। दोनों 3D के हैं, दूसरा रूल भी फेल हो गया। अब बताइए क्या होगा? याद रखिए, जितने ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या डी इलेक्ट्रॉन, इसका कितना होता है 27 होता है, इसका कितना होता है 28 होता है। तो डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसमें होंगे? निकल में D8 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो निकल की कम होगी। डी इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतनी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी। याद रखिएगा इसको, पॉइंट को कहीं पे नोट कर लीजिए इसको। ये हो गया। अब आज का लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। इसी में हम आपको डिस्कस करेंगे पेयरिंग एनर्जी, जो हमने आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के फॉर्मूले में बताया था। तो हेडिंग देंगे, हेडिंग देंगे एप्लीकेशन ऑफ CFSE, एप्लीकेशन ऑफ CFSE। इंपॉर्टेंट है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसमें पहला है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट
इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ मेटल, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन कॉम्प्लेक्स। किस तरह से मेटल का अरेंजमेंट होगा कॉम्प्लेक्स में, किस तरह से मेटल का अरेंजमेंट होगा, ठीक है, किस तरह से मेटल का अरेंजमेंट होगा। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट लिख लो, मीन पेयरिंग एनर्जी, मीन पेयरिंग, मीन पेयरिंग एनर्जी, इसको P से डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, द एनर्जी which is required to pair up an electron in orbital against Hund's rule, against Hund's rule. The energy required, the minimum amount of energy required to pair up an electron in orbital against Hund's rule. देखिए, खाली डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा, आप ये समझिए Hund's rule, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अब देखिए क्या है, जो अगेंस्ट हुन्स रूल को कौन, देखिए अगर मान लीजिए दो ऑर्बिटल है, इनमें इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इस तरह से अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉनों का हो। अब मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉन पेयर करवाना हो, देखिए जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये 5d ऑर्बिटल है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एक एक करके सब में इलेक्ट्रॉन भरे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे। लेकिन अगर ऐसा केस, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉनों को फोर्सली पेयर करवा देता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को फोर्सली पेयर करवा देता है। तो वही पेयरिंग, अगर ये इलेक्ट्रॉन को उठा के हमें यहां पे पेयरिंग करवानी पड़े, ये इलेक्ट्रॉन को उठा के यहां पे पेयरिंग करवानी पड़े, तो जो मिनिमम एनर्जी, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसी को कहते हैं हम पेयरिंग एनर्जी, उसी को कहते हैं हम पेयरिंग एनर्जी। देखिए, ठीक है। अब देखिए दो केस हैं, अच्छे समझिएगा इस चीज को क्या है। मान लीजिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, जो लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, मतलब कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग लार्ज करते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में थोड़ा चेंज करते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी में ज्यादा चेंज करते हैं, ठीक है। तो लिगेंड्स, अगर मान लीजिए क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ये है, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल केस है, अगर मान लीजिए कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम हो, किससे, पेयरिंग एनर्जी से। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि दो ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल स्प्लिट हुए हैं, जो ऑर्बिटल स्प्लिट हुए हैं, उनमें गैप क्या होगा, कम होगा, उनमें गैप क्या होगा, यह है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑर्बिटल के बीच गैप कम होगा। और अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है ना, तो ये जो गैप होगा वो ज्यादा होगा। वो गैप क्या होगा, इसके कंपैरिजन में क्या होगा, देखिए ज्यादा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है। ये केस होगा कब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होगी, कब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होगी, जब वीक फील्ड लिगेंड होगा। जब वीक फील्ड लिगेंड होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी।
और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की एनर्जी क्या होगी, डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब वीक फील्ड लिगेंड होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। समझ बात आ रही है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को बढ़ाते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को बढ़ाते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड्स कम करते हैं। ठीक है, स्मॉल वेरिएशन इन क्रिस्टल फील्ड लिगेंड्स, और ये लार्ज डिग्री ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। समझ बात आ गई। अब अगर इलेक्ट्रॉन को डालना हो आपको, मान लीजिए कि किसी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, या D3 का केस है, D3 का केस है, तब क्या होगा, अब एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में चले जाएंगे, चाहे वो वीक फील्ड हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग, एक एक चले जाएंगे। देखो समझ में आ गई बात। लेकिन अगर केस D4 का हो जाए, यहां से समझने की बात है, अगर केस D4 का आ जाए तब क्या होगा, D4 का केस है तब क्या होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां पे पेयर होगा कि ये फांद के इसमें जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पे पेयर होगा कि फांद के इसमें जाएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये पेयरिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पे डिपेंड करेगा। अब देखिए, ये वीक फील्ड के लिए है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए। वीक फील्ड के लिए ये गैप कम है, स्ट्रॉन्ग के लिए ये ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का गैप क्या है, ज्यादा है। अगर गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें चला जाएगा, पेयरिंग ना करके आसानी से इसमें चला जाएगा अगर गैप कम होगा। लेकिन अगर गैप ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चौथा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जाने के बजाय क्या कर लेगा, पेयरिंग कर लेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में। क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाने के बजाय क्या कर लेगा, पेयरिंग कर लेगा। इस वीक फील्ड में ये गैप कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जाना पसंद करेगा। लेकिन इसमें डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी है तो यहां से यहां पर जाने के बजाय क्या कर लेगा, यहां पे पेयरिंग कर लेगा। समझ बात आ गई है। आगे बात समझ में कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए ज्यादा होती है, वीक फील्ड के लिए कम होती है। तो वीक फील्ड में ये गैप जो होता है, डिस्टेंस T2G और EG का गैप कम होता है। यहां पे एक्चुअली आपको जो इलेक्ट्रॉन वहां भरते थे, जो हम लोग केस लिखाए थे, D3 का केस ये होगा, D4 में ये होगा, जो रूल लिखवाए थे, वो सारे रूल यहां से लगाओ, इस तरह इलेक्ट्रॉन भरना सीख जाओ, आप समझ जाओगे कहां पे पेयरिंग होगी और कहां पे पेयरिंग नहीं होगी। जो आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे वहां पे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कैसे करवाई जाए, और वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कैसे करवाई जाए, ठीक है, वो सारे कंफ्यूजन अगर ये समझ गए, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो इस केस में जब आप कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री निकालने हो तो इलेक्ट्रॉन इसी टाइप से भरिएगा, कभी भी ज्योमेट्री आपकी गलत नहीं हो सकती, इसी से भरिएगा, ज्योमेट्री में गलत नहीं होगी। क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होती है, दोनों T2G और EG के बीच का गैप कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से पेयरिंग करने के बजाय हायर ऑर्बिटल में पहुंच जाते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में गैप ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाने के बजाय पेयरिंग कर लेते हैं। समझ में बात आ गई। अब हम टेबल बनाने जा रहे हैं, D1 से D10 की टेबल बनाने जा रहे हैं और आपको इलेक्ट्रॉन भर के दिखाएंगे कि वीक फील्ड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होता है। ठीक है, चलिए तो आप टेबल बनाते हैं। सबसे पहले एक पार्टीशन कर लेते हैं, फिर यहां पे आयन लिखेंगे, ये टेबल है इस टाइप की, यहां पे लिखेंगे हम आयन और यहां पे लिखेंगे वीक फील्ड लिगेंड्स, यहां पे लिखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। इसके केस में डेल्टा ओ की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम होगी और इसके केस में डेल्टा ओ की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी। 2018 में सीबीएसई में इस पे क्वेश्चन आया है, आप लोग पेपर देखिएगा 10 इयर्स का, तो इसमें क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब मानिए D1 का केस है। सबसे पहले D1 का केस हम डिस्कस करते हैं। D1 का केस, D1 फिर D2 डिस्कस करेंगे,
फिर D3 डिस्कस करेंगे, D4 डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी तरह इधर बढ़ते जाएंगे, ये समझ जाइएगा। ठीक है, तो समझ बात आ रही है। चलिए यही लिख लेंगे। हाँ, D1 के केस में ये नीचे वाला T2G है, ऊपर वाला EG है, ये इसमें बना लीजिए। अब हम T2G और EG लिखेंगे नहीं, समझ जाइएगा। नीचे वाला T2G होगा, ये ऑक्टाहेड्रल केस है तो नीचे वाला T2G होगा, ऊपर वाला EG होगा। अब हम बार बार नहीं लिखेंगे, अपने आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो D1 का केस है, कोई वेरिएशन ही नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहां बढ़ जाएगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में भी एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, कोई बात ही नहीं। D3 तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। D3 तक आपको कुछ भी नहीं करना है। D3 तक आपको कुछ भी नहीं करना है। D3 तक आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो D2 केस में वही होगा, सिंगल, एक इलेक्ट्रॉन ये, इलेक्ट्रॉन ये, यहां भी ऐसे ही हो जाएगा, चांसेस ही नहीं है। D3 केस में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन डाल जाएगा, इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन डाल जाएगा। D4 से एक्चुअली बात आती है, D4 से। D4 में क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड्स में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा, ये गैप कम है, हमने गैप बराबर दिखाया, कंफ्यूज ना होइएगा। यहां पे गैप हम बड़ा दिखा नहीं सकते, कि समझ जाइएगा कि ये गैप ज्यादा है, ये गैप कम है। ठीक है, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग शुरू कर देगा। इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, पेयरिंग शुरू कर देगा, गैप ज्यादा है इसलिए पेयरिंग शुरू कर देगा। ये D4 केस है। उसके बाद D5 का केस हम डिस्कस कर रहे हैं। D5 का केस डिस्कस करें। D5 में क्या होगा, ठीक है, D5 में क्या होगा, T2G, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सॉरी ये वीक फील्ड लिगेंड है, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, समझ जाइएगा, उसी का टेबल है। ठीक है, D5 के केस में क्या होगा, इसमें पहले वीक फील्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, गैप कम है, एक एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करना पसंद करेगा। ठीक है, ये T2G है, ये EG है, ये T2G है, ये EG है। ठीक है, D6 के केस में D6 के केस में अब तो अपने आप कर लोगे आप, क्या होगा, 1 2 3 4 5, अब जगह ही नहीं है तो ये पेयरिंग करना पसंद करेगा। अब जगह ही नहीं तो क्या करेगा, ये पेयरिंग करना पसंद करेगा। यहां पे क्या होगा, यहां पर नहीं जाएगा, अभी तक ऊपर नहीं जाएगा, पेयरिंग करेगा। D7 के केस में D7 के केस में क्या होगा, 3 4 5 6 7, यहां पे 7। ठीक है, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम D8 D9 D10 का बताते हैं। चलिए, अब देखिए D8 में क्या होगा, अब D9 D10 आप लोग अपने आप कीजिएगा, D8 का बता दे रहा हूं मैं, बता के हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, D8 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर पहले तो पेयरिंग हो गई, 6 ये हो गए, 7 ये 8। ठीक है, बात समझ में आ गई, पहले पेयरिंग होगी, उसके बाद क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। हो गया,
D8 D9 D10 का आप लोग अपने आप कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए इसका। अब देखिए, हमने आपसे कहा था कि जो CFSE का फॉर्मूला है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ ही जो ऑक्टाहेड्रल में CFSE का फॉर्मूला है क्या है, -0.4 N-T2G प्लस 0.6 N-EG प्लस P। अगर कह दे आपसे कि D3 के लिए और D4 के लिए CFSE का वैल्यू निकालिए ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, ठीक है, CFSE की वैल्यू निकालिए, तो क्या वैल्यू होगी? तो पहले आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे नॉर्मल में, पहले इलेक्ट्रॉन, अगर नॉर्मल में आपको इलेक्ट्रॉन भरने की, नॉर्मल केस में अगर आपको इलेक्ट्रॉन भरने कर दिया D3, आप कैसे भरोगे? 1 2 3 1 2 3 ऐसे भरोगे ना। और स्ट्रॉन्ग फील्ड केस में भरने कह दे आपसे इलेक्ट्रॉन, तो कैसे भरोगे? 1 2 3। कोई पेयरिंग हुई नहीं है, कोई पेयरिंग हुई नहीं है। जब पेयरिंग नहीं हुई है तो यहां पे P की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। P की वैल्यू क्या हो, पेयरिंग नहीं हुई है तो यहां पे P की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझ में बात आ गई? ठीक है, तो यहां पे P हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब अगर मान लीजिए D5 का केस हो जाए, D5 के केस में आपको, D5 के केस में D5 और D6 का केस आपको डिस्कस। D5 के केस में देखिए नॉर्मल क्या होगा, पेयरिंग होगी कि नहीं होगी? नॉर्मल केस में पेयरिंग नहीं होगी, ये नॉर्मल केस है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्या होगा? 1 2 3 ऊपर नहीं जाएगा, 4 5, दो पेयरिंग हो गई। नॉर्मल में कोई पेयरिंग नहीं हुई, लेकिन इसमें कितनी पेयरिंग हो गई? 2 पेयरिंग हुई है। तो यहां पे 2p ऐड करेंगे, यहां पे वैल्यू कितनी ऐड करेंगे? 2p। पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू आपको दे सकता है वो। अगर वैल्यू नहीं दी है तो आप कोई मतलब नहीं है, आप यहां पे p हटा दीजिए। लेकिन अगर पेयरिंग दी गई है तो यहां पर नॉर्मल में कोई पेयरिंग नहीं हुई है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में 2 पेयरिंग हुई है, तो यहां पे ऐड करेंगे आप 2p। D6 में देख लीजिए, D6 में क्या होगा? नॉर्मल केस है, 1 2 3 4 5 6, एक पेयरिंग हुई है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में कितनी पेयरिंग होंगी? 1 2 3 4 5 6, 3 पेयरिंग हुई है। और यहां पेयरिंग कितनी हुई है नॉर्मल में? और जो पहले से ऑलरेडी नॉर्मल केस में एक पेयरिंग हुई है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड केस में कितनी हुई है? 3 हुई है। तो 3 में से 1 माइनस कीजिएगा, तब यहां पेयरिंग रखेंगे। यहां पे कितनी रखेंगे आप? 2p रखिएगा। आप पहले देख लीजिएगा नॉर्मल केस में पेयरिंग है, जितनी नॉर्मल पेयरिंग होगी वो माइनस की जाएगी स्ट्रॉन्ग फील्ड की पेयरिंग से। वो पेयरिंग एनर्जी से क्या होगी? स्ट्रॉन्ग फील्ड की पेयरिंग से माइनस की जाएगी। अगर मान लीजिए D7 का केस हो जाए, D8 का केस हो जाए, D8 का, तो पेयरिंग कितनी होगी? 5 6 7 8। नॉर्मल में 8 पेयरिंग हो रही है, सॉरी नॉर्मल में 3 पेयरिंग हो रही है। नॉर्मल में कितनी पेयरिंग हुई? 3। और इसमें पेयरिंग कितनी होगी? 6 7 8। इसमें भी 3 पेयरिंग हो रही है, तो यहां पे क्या रखा जाएगा? 0 रखा जाएगा। P की वैल्यू कितनी रखी जाएगी? 0। ठीक है, समझ में आई बात? कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये था आपका क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग एनर्जी। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बिल्कुल लास्ट पे पहुंच रहा है। हम डिस्कस करेंगे अब मेटल कार्बोनिल, उसकी स्टेबिलिटी और मेटल कार्बोनिल के अंदर बॉन्डिंग स्टेबिलिटी। ये चैप्टर आपका 2 वीडियो लेक्चर के बाद ये चैप्टर आपका पूरा खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।